हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि अपना एग्जाम फरवरी और मार्च के महीने में हुआ था। ठीक है, 27 फरवरी की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 24 शिफ्ट हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब टोटल 24 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। शिफ्ट नंबर 13 इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, पीडीएफ के लिए और बाकी सारी अपडेट्स के लिए भी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन होता है हर वीडियो के, वहां पे 2 टेलीग्राम के चैनल लिंक मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लो। एक पे काफी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर की जाती है, बाकी अदर सब्जेक्ट की भी। देखो, इस टाइप के सवाल होते हैं ना, लोग इनमें जरूर मतलब ऐसा होता है कि लोगों को ना कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जनरली अपने जो 11th 12th की जो मैथ है उस पे बेस्ड है। हालांकि ये तो अपना इतना ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखो, बेसिकली 2 इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। एक तो ये वाली इक्वेशन है अपने पास, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ठीक से लिख नहीं रहा है तो मैं वापस लिख देता हूँ। ये है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो अपने पास ये है। ठीक है, और एक इक्वेशन ये है इस वाली लाइन की, जिसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखा है 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये अपने पास 2 इक्वेशन है। वैसे तो देखो, देखते भी समझ आ रहा है कि ये दोनों लाइन ना ये पैरेलल जैसी लग रही है, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। जनरली ऐसे सवाल आते हैं ना, पहले आप देखो कि x1 और x2 के कोफिशिएंट का रेशियो, y1 y2 का। जैसे यहाँ पे मैं x के कोफिशिएंट देखूँ, पहली वाली इक्वेशन में 1 है। ठीक है, पहले वाली में 1 है और दूसरे वाली में 2 है, तो 1/2 रेशियो है। फिर y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 है। और यहाँ पे z का कोफिशिएंट देखो या कांस्टेंट टर्म कह लो, ये -6 है और ये +2 है, तो ये क्या है -3। तो देखो, जब भी ऐसा होता है ना, जब x और y के कोफिशिएंट तो बराबर हो, ठीक है, या फिर इनको आप ऐसे कह सकते हो कि x का कोफिशिएंट a1 a2 मान लो, तो a1 a2 बराबर हो b1 b2। ठीक है, a1 a2 अगर b1 b2 के बराबर है और ये बराबर नहीं होने चाहिए कांस्टेंट टर्म c1 और c2, इस कंडीशन में जो लाइंस होती है ना, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और आपको पता है, कोई भी 2 पैरेलल लाइन मान लो ऐसे मैं खींच दूं, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन खींच दी, तो क्या ये किसी पॉइंट पर काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो 2 पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है, अगर लोगों को मतलब सबको नहीं पता होगा तो थोड़े कर नहीं पाओगे। पर इतना तो देखो, ये अभी ऐसा नहीं है कि ये वाला सवाल एसएससी में नहीं आ सकता, आया हुआ है अभी एक आई थिंक कोई सी एग्जाम में आया हुआ था अभी, टीसी मतलब एसएससी के किसी पेपर में, को ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट किस में आया था, पर ऐसा क्वेश्चन आया था पैरेलल लाइन पे बेस्ड। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि कोई धनराशि है जिसको 20% की दर से जब चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर हम दे रहे हैं, तो 2 ईयर के लिए जो ब्याज है वो उसके कंपेरिजन में जब हाफ ईयरली अगर दे रहे हैं हम, तो 1205 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या है। देखो, अगर हम 20% के हिसाब से दे रहे हैं 2 ईयर के लिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल ब्याज कितना आएगा, a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब 20 में 2 बार सक्सेस है, तो 20 और 20 40 और 4 44, ये तो आ जाएगा 44%। ठीक है, एंड जो सेकंड केस है उसमें बोल रहा है कि रेट तो 20% ही है, लेकिन इसको हम हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं। जब हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो 10% हो जाएगी रेट। बात हो रही है 2 साल की, तो 10% के हिसाब से कितनी साइकिल बनेंगी, 4 साइकिल बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है आसान क्या है, आसान ये है कि रेट 10% है। 10% का 3 ईयर का, 4 ईयर का, 2 ईयर का, ये जो डायरेक्ट वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, काफी लोगों को ना 4 साल की याद नहीं रहती, तो 3 साल की तो आपको याद होगी ना। 3 साल का कितना होता है, 33.1%। ठीक है, और अपना 4 साल का कितना होता है, जिनको नहीं पता है तो 33.1 और 10 में आप सक्सेसफुल लगा सकते हो, लेकिन 4 साल तक तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। 10% पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अपने। तो जो 4 साल का कितना होता है अपना, 3 ईयर का ये होता है, मतलब 3 ईयर का नहीं है वैसे तो। देखो, यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो वो 1.5 साल है, वो एक तरीके से 3 ईयर हो जाती है। और जो 4 का होता है कितना होता है, 46.41, ये अपना होता है 4 ईयर का। ठीक है, 4 ईयर मतलब यहाँ पे बेसिकली 2 ईयर है, क्योंकि हाफ ईयरली की तरह से काउंट कर रहे हैं। तो बोला है कि इनका जो डिफरेंस है ना, वो 1205 रुपये है। अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस देखूँ दोनों में, तो कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आ जाएगा 44 और 2 46, यानी 2.41%। कितना डिफरेंस आ रहा है। सवाल में इसकी वैल्यू हमें 1205 गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 2 0। और देखो ये कितना गुना है इसका, 24 पंजे होते हैं 120, 5 टाइम कट जाएगा ये पूरा पूरा, इसका ये 5 गुना है, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो 1% है उसकी वैल्यू आ जाएगी 500। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 5 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे यानी 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन 3 है ना, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। यहाँ पे बोला है कि एक निश्चित यात्रा का 1/4 पार्ट तो 45 से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 120 की चाल से और शेष 70 से, ये बीच में ना यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है कि पहला 1/4 तो 45 से चला, फिर कितना चला है 120 से, वो चीज तो इन्होंने दी नहीं है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाटा मिसिंग है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एवरेज स्पीड फिर निकालेंगे ही कैसे। इस डिस्टेंस इस ये वाले जो डिस्टेंस है इसके बारे में कुछ बताना तो चाहिए था ना कि भाई कितनी डिस्टेंस चल रहा है 120 से। ठीक है, तो इसको तो स्किप कर दो फिलहाल के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है कि 102 मीटर, 119, 153 और 204 मीटर लंबाई की 4 रस्सियां हैं जिनको समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। ठीक है, अलग अलग लंबाई के अपने पास 4 रोप हैं। बोल रहा है कि प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, यानी ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, बेसिकली देखो आपके पास में 4 रस्सियां हैं, उनको आपको काटना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि ईच पार्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब हर एक पार्ट है ना जितना लंबा हो सकता है उतना रखना है, लेकिन सेम होने चाहिए चारों। तो पूछ रहा है कि ऐसे टोटल कितने पीस कट किए जा सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन किसका है, HCF का है, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, इनका HCF या आंसर नहीं होगा। पहले तो हमें HCF फाइंड करना है। HCF किसका फाइंड करना है, इन नंबर्स का, यानी 102 का, 119, 153 और 204। देखते ही समझ आ रहा है कि इसका HCF 17 होगा, क्योंकि ये 17 के ही मल्टीपल है सारे। 17 6 के 102, 17 7 119 होते हैं, 17 8 153 और 17 एकम 17, 3 17 2 34, यानी ये अपना 12 टाइम जाएगा, तो HCF 17 आएगा। लेकिन 17 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जैसे ये देखो 102 मीटर का जो पहली रस्सी है इसका काटना है हमें। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसकी लंबाई है 17 हो सकती है, तो इसके कितने पीस होंगे, 6 पीस। 6 पीस तो इसके होंगे। ऐसे ही ये 17 का कितना मल्टीपल है, 7, तो 7 पीस यहाँ पे आएंगे। ऐसे निकालने सारे। ठीक है, 6 इससे, 7 इससे, और यहाँ पे 17 सत्ते 119, 17 136, 17 9 153 होते हैं, और 17 से ये कितना टाइम गया था, 12 ना। सबको जोड़ लो, 12 और 9 21, 21 और 7 38, नहीं सॉरी 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, तो 34 होगा। ठीक है, आंसर HCF नहीं होगा। पहले HCF लेना है, फिर सब में डिवाइड करना है, वहीं से तो पता चलेगा कि कौन सी रोप के कितने हम पीस करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखो कुछ सवाल तो अच्छे पूछे हैं इन्होंने। SSC सवाल मतलब नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं पूछता, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे हुए सवाल है। आजकल बाकी के एग्जाम में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम देखने को मिलता है, लेकिन पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 3 इक्वेशन ऑफ लाइन है, इनसे बनने वाले ट्राइंगल, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। देखो वैसे तो जो लोग मैथ बैकग्राउंड है ना उनको पता होगा कि डिटर्मिनेंट से भी इसका अपना वो निकलता है, डिटर्मिनेंट को बोलते हैं सारणिक। लेकिन उन सब लपड़ों में मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट है वही आपको बताऊंगा जो मैंने पहले भी बताया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर वही तरीका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला बताया था ना मैंने, 2 2 का लेके फर्स्ट वाले को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 इक्वेशन है अपने पास और इनको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x + y = 4। ठीक है, तो पहली और दूसरी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x + y 0 है, तो यहाँ से कह सकता हूँ x बराबर क्या हो जाएगा, -y। इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 3x + y की जगह -x रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -x = 4। यहाँ से x कितना आ जाएगा अपना, 3x में से x जाएगा तो 2x की वैल्यू 4 है, यानी x2। तो देखो यहाँ पे एक तो अपने पास पॉइंट आ गया, जैसे कोई ट्राइंगल होगा। ठीक है, उसमें अपने पास ये तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे, तो ये मान लो ये वाला a है, ये b है, ये c है। तो पहली और दूसरी को सॉल्व किया तो x मेरे पास आया 2। अगर x 2 है तो y कितना आएगा, -2। तो एक कोऑर्डिनेट तो आ गया 2, -2। सेम चीजें हम बाकी इक्वेशंस के साथ करेंगे। पहली और दूसरी को सॉल्व किया, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करूंगा। इक्वेशन 2 क्या है, 3x + y = 4 और इक्वेशन 3 है x + 3y = 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहली इक्वेशन है ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो ये 3y हो जाएगा, और फिर माइनस कर रहा हूँ तो ऊपर आएगा 9x और नीचे -x करूंगा तो 8x = ये आ जाएगा 12, 12 - 4 8। ठीक है, 8x की वैल्यू 8 है तो x अपना 1 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन से y निकाल लो, तो y कितना आ जाएगा अपने पास, देखो ये x इधर जाएगा तो 4 - 1 3 और 3/3 1, यानी 1 x 1 आ गया, y 1 आ गया, तो एक दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1, 1।
पहले दूसरी सॉल्व कर ली, दूसरी और तीसरी सॉल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, तीसरी और पहली को सॉल्व करेंगे। तो कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो पहली तो थी अपने पास x बराबर -1, और जो तीसरी है उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ी स्पेस की कमी है इस वाली में। तो x की जगह तो x रख रहा हूँ, y की जगह मैं -x रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से -2x की वैल्यू 4, यानी x बराबर -2 आ जाएगा। x -2 आ जाएगा तो जब x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y अपना 2 आ जाएगा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया अपना -2 और 2। ठीक है, अब जब अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट है तो एरिया बड़ी हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरे को स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था कि पहले कोऑर्डिनेट को लिखना है आपको। पहला कोऑर्डिनेट क्या है अपना 2, -2, a का ले रहा हूँ। फिर b का क्या है अपना 1, 1, c का क्या है -2, 2। और मैंने बोला था कि पहले वाले को रिपीट करना है, किसी को भी पहले लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिसको लिया है ना उसको रिपीट करना है। 2 -2 और आगे 1/2 और लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, पहले इधर मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर इधर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1/2 इंटू। काफी लोग इसको थोड़ा फॉर्मूले से भी रटवा देते हैं, पर उस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 गुणा 1 2 माइनस, फिर -2 गुणा 1 -2। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं पूरी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, या फिर लिख देता हूँ, चलो ना कंफ्यूज हो गया। 2 गुणा 1 2 माइनस, और 2 गुणा -1 -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो पहले टर्म हो गई प्लस। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 1 गुणा 2 2 माइनस, फिर -2 गुणा 1 -2 और बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस। -2 गुणा -2 तो ये आ जाएगा -4, और फिर माइनस करेंगे 2 गुणा 2 4। और एक चीज मैंने आपको और बोली थी कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है ना तो इसको नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि ये जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखो ये है 1 2 3 4, यहाँ पे सबका 4 आ रहा है, 8, और ये भी 8, तो 0 एरिया आ गया, 0 आ गया एरिया। 0 तो पॉसिबल नहीं है, कुछ गड़बड़ की है। 2 -2 ठीक है, ये आएगा 2 -2 ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ की है हमने, वही तो मैं सोच रहा हूँ। -2 गुणा -2 करेंगे तो +4 आएगा, ये वाले टर्म अपनी +4 आएगी, और ये -4 सिर्फ एक ही कटेगी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपना 2 4, और ये 6 और 8, 8/2 आएगा। ठीक है, 8/2 यानी 4 यूनिट आएगा अपना। 4 यूनिट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ऐसा डिट्टो सवाल हमने पुरानी शिफ्ट में किया था, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेट दिए थे। यहाँ पे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़े, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक नंबर है 5545, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो नंबर क्या है अपने पास 5545, ये किसके स्क्वायर के आसपास होगा। ठीक है, देखो वैसे तो आपके पास ना काफी सारे तरीके हैं कि आप बाई ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये किसके स्क्वायर के आसपास होगा, अपना 5000 है ना, ये 70 का होता है, देखो 4900 ना। और अगर मैं 75 की बात करूं तो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, और एक ज्यादा से मल्टीप्लाई 7 8 56 56 25, यानी देखो ये 75 से तो छोटा है। ठीक है, मतलब ये हम नियरेस्ट देख रहे हैं किसके है, लेकिन हमें पता है 75 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 74 का स्क्वायर क्या होता है क्या नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा समझो। अगर यहाँ पे मैं सबसे छोटी वैल्यू भी देखूँ तो 70 है, अगर इसमें मैं 70 भी जोड़ता हूँ, मतलब इसमें नहीं, इस वाली वैल्यू में 55 45 में 70 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 5 7 4 11 1 असिल 56 15 आएगा, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमें पता है 75 का 56 25 होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 74 से स्क्वायर से तो ज्यादा है और 75 से कम है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 56 25, क्योंकि 56 25 होता है 75 का स्क्वायर। अब आप ये देख लो कि ये 56 25 से कितना कम है, यानी इसमें कितना ऐड करें जिससे ये 56 25 आ जाए। ठीक है, 70 मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, क्योंकि सबसे छोटा 70 था, तो इसलिए आपको 74 का स्क्वायर चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं पूरा 100 जोड़ देता तो ये 45 हो जाता, लेकिन 20 कम है, यानी 80 + 80 करना पड़ेगा। ठीक है, और भी काफी सारे तरीके हैं, आप वैल्यू मतलब इन सबको ऐड करके देख लो एक एक करके। फिर बहुत सारे रूल है कि 2 3 7 8 नहीं हो सकता, डिजिटल सम का है, लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, एक वाहन है ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से चलता है, लेकिन बी से ए तक की दूरी x से चाल। ठीक है, यहाँ पे एक वाहन है जो ए से बी तक जाता है और 40 की स्पीड से तो जा रहा है, लेकिन जब बी से ए तक आ रहा है तो x की स्पीड से आ रहा है, एवरेज स्पीड 48 है, तो x निकालना है। आपको पता है जब सेम डिस्टेंस की बात हो,
एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी यहाँ पे जाने और आने की स्पीड है। सवाल में बोला है कि जो एवरेज स्पीड है वो 48 है। 2 इंटू एक स्पीड हमें 40 दे रखी है, दूसरी नहीं पता है, लेकिन बोला है कि x है, तो b की वैल्यू x है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू x। सॉल्व कर लो इसको, अपना आंसर आ जाएगा। काटा पीटी शुरू करते हैं। 2 से अपना ये कट जाएगा 24 टाइम, ठीक है। और ये कटेगा 8 से, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 120, तो ये आ गया ना। और प्लस में आएगा अपना ये 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 5x। तो यहाँ से 3 को इधर लाऊंगा तो 2x की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो x अपना 60 आ जाएगा। सवाल में हमसे यही पूछा था कि x की वैल्यू हमें बतानी है, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिखने में भले ही बड़ा सा लग रहा है लेकिन आसान सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, और एडजस्ट करना पड़ेगा हिंदी में थोड़ा ये। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन P व्हेन इट इज रनिंग 75 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉस अनदर ट्रेन Q रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 75 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन है P, जिसकी लंबाई क्या होगी यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी ट्रेन है Q, जो उसको 12 सेकंड में पार करती है। तो बोला कि इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, आंसर देने के लिए कौन से जो कथन है वो पर्याप्त है। देखो, अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट 1 की, तो यहाँ पे बोल रहा है Q की जो लंबाई है 220 है। तो आपको पता है ट्रेन एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक है। ट्रेन P की लंबाई नहीं पता है, तो मैं मान लूंगा कि P की लंबाई P है, Q की पता है 220 है, ये तो डिस्टेंस हो गई। अब देखो दोनों की यहाँ पे स्पीड नहीं, स्पीड इसकी पता है ना कितनी है, 75 है। देखो यहाँ पे इसकी स्पीड 75 है, लेकिन हमें पता नहीं है, किसकी स्पीड नहीं पता है, Q की नहीं पता। तो Q की स्पीड मैंने मान ली कि क्या है, x है। टाइम लग रहा है 12 सेकंड, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल है अपने पास। एक तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है ट्रेन की, और एक स्पीड नहीं पता है B की। तो दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती, यानी इंडिविजुअली तो ये आंसर नहीं दे सकता पहला ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन 2 है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेन Q है, इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये वाली वैल्यू हमें पता है कि ये 110 हो जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा डिस्टेंस निकालने का, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, क्योंकि अगर आप पहले को यूज नहीं करते हो तो आपको लंबाई नहीं पता ट्रेन Q की, तो फिर भी नहीं हो सकता। तो दोनों स्टेटमेंट को टुगेदर जब आप यूज करोगे तो इस सवाल का आप आंसर दे सकते हो। बेसिकली डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग वगैरह में ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में भी अपने पूछे थे, रीजनिंग में पूछे थे, खैर ये तो मैथ्स में पूछा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ पे बोला है जो P है ना वो P वेरीज डायरेक्टली R एंड Q वेरीज इनवर्सली टू R, ठीक है। P है वो R के अनुक्रमानुपाती है और Q है वो R के व्युत्क्रम। अनुक्रमानुपाती को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी P है वो अपना, बेसिकली P है वेरी करता है किस पे, R पे, तो P प्रोपोर्शनल R आ जाएगा। एंड Q है वो R के व्युत्क्रमानुपाती, और जो Q है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है इनवर्स, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने लिखा P इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट लिख लेता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट लिखा K इंटू R, ठीक है। यहाँ पे कोई वैसे कांस्टेंट सेम नहीं आते हैं, हर जगह अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि कोई कांस्टेंट है, इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो, डिवाइड बाई R। तो जो रिलेशन है ना वो रिलेशन अपने PQR इन सब में है, ठीक है। तो यहाँ से ना हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे R की वैल्यू निकालता हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि पहली में सिर्फ P और R है, तो यहाँ पे P तो है नहीं, तो R की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे देखूँ तो R बराबर मैं कह सकता हूँ क्या होगा, Q अपॉन K स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो R है वो प्रोपोर्शनल है Q के, कोई नया कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है। K स्क्वायर नहीं, सॉरी ये K2 था, ठीक है। मतलब R है वो Q के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या था, P तो R के प्रोपोर्शनल था और R भी प्रोपोर्शनल है Q के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही होगा। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो देखो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। अगर यहाँ पे P R के प्रोपोर्शनल है, Q भी R के प्रोपोर्शनल है, तो P और Q का मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा, ये वाली एक इक्वेशन थी P में है ना, एक Q में थी। देखो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे R है, ये R है, R से R कट जाएगा, K1 अपॉन K2 एक कांस्टेंट है, यानी PQ कांस्टेंट आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, जबकि हमसे पूछ रहा है गलत।
बोल रहा है कि P प्रोपोर्शनल है R के, बिल्कुल P तो R के प्रोपोर्शनल है ही। और बोल रहा है कि जो Q है वो 1/R है, बिल्कुल है, सवाल में बोला था कि Q प्रोपोर्शनल है 1/R के या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, हमें गलत ढूंढना है। बोल रहा है कि P/Q क्या है, कांस्टेंट इनटू R²। देखो P/Q निकाल के देखो आप, P कहाँ पे है, ये रहा अपना, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में P है और यहाँ पे Q है, डिवाइड कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट K1/R और यहाँ पे आ जाएगा ये कांस्टेंट K2/R। तो देखो K1 K2 है तो ये R² हो गया, ये K1 K2 को एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, तो P/Q कांस्टेंट इनटू R² आ जाएगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। जब 3 स्टेटमेंट सही हो गए तो चौथा ही क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि चौथा भी गलत क्यों होगा, ठीक है। आई होप सब लोगों को सवाल ही क्लियर हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा अच्छा सवाल मैं कहूंगा इसको। बोल रहा है कि P+Q प्रोपोर्शनल है 1/R के। देखो यहाँ पे P और Q का सम निकालो आप, तो ये P+Q क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट K1 इंटू R प्लस यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट K2/R। यानी सम कर रहे हो तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है कि 1/R के फॉर्म में बन जाए, यहाँ ऊपर आ रहा है 1/R है, यानी ये वाली चीज गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला स्टेटमेंट गलत कह रहा है। और सवाल में भी यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वापस देख लेना, फिर भी नहीं आता है तो स्किप कर देना। पर स्किप करने लायक सवाल है नहीं एक्चुअली में, मैंने थोड़ा टाइम लेके भी उसको बता दिया और मैं एक सिंपल सा सवाल है वो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, हर महीने में अपना जो सैलरी है उसका 20% तो EMI पर, 30% फूड पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर और 10% इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है और इतने रुपए बैंक में जमा करता है। वो बोला कि भोजन और बच्चों की राशि पर कितना खर्च करता है। देखो ये बड़ा ही आसान है, राशि अपने आप में होती है 100%, ठीक है। बोल रहा है कि 20 यहाँ पे खर्च कर दी, 30 यहाँ पे खर्च कर दी, 20 30 50, 20 यहाँ पे खर्च कर दी, 70 10 यहाँ पे खर्च कर दी, 80% तो खर्च कर दी। तो सेव कितने करिए इसमें, सिर्फ 20%। और सवाल में बोला है कि जो ये 20% है ना, ये 1250 रुपए के इक्वल है। हमसे पूछा है कि उसने भोजन और बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च किया है, फूड और चिल्ड्रन एजुकेशन पे। तो फूड पे किया था 30, चिल्ड्रन एजुकेशन पे किया था 20, यानी 50 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू ये है, 50 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी इसका मैं कह सकता हूँ 5/2 गुना करना होगा, यानी 2.5 गुना, तब जाके 50 आएगा। तो इसका भी 5/2 टाइम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 625 और इसको 5 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 3125। 3125 है ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करना था और इसके लिए X आदमियों को काम पे लगाया अभी, पर बाद में क्या हुआ है, बाद में ये पाया गया कि 60 दिनों में केवल आधा ही काम हुआ है, ठीक है। तो 100 पुरुषों ने काम करना स्टार्ट किया और 60 दिन तक काम किया, कितना काम हुआ, आधा काम। अभी बचा कितना है, आधा ही बचा है। यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, M1 D1 T1 H1 E1, कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ जो वर्क है ना वो नीचे आता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती हैं, ठीक है। तो अभी भी 1/2 वर्क ही बचा, क्योंकि आधा काम हो गया, आधा हमें करना है। और बोल रहा है कि 40 पुरुषों को एक्स्ट्रा नियोजित किया है, ठीक है। पहले 100 थे, अभी 40 को और एक्स्ट्रा नियुक्त कर दिया, यही बोला ना। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40 पुरुषों को नियुक्त किया गया। आरंभ में कितने पुरुषों को, हाँ यही बोल रहा है कि आरंभ में कितने पुरुषों को काम पे लगाया। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी यार, यहाँ पे बोला था कि स्टार्टिंग में X पुरुषों को काम पे लगाया था, तो ये 100 नहीं आएगा, क्या कर दिया मैंने यार। यहाँ पे 60 दिनों में केवल आधा काम हुआ था ना, तो X लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था और 60 दिन तक काम किया, ठीक है। अभी हमारे पास बोल रहा है कि जो पर्सन है ना वो 40 और है, पहले X थे, अभी X + 40 है। चाहो तो इसको आप कुछ नया वेरिएबल भी मान सकते हो, लेकिन आप X मान लो क्योंकि जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। इनटू आगे क्या बोल रहा है, देखो टोटल 100 दिन में काम करना था, 60 दिन यहाँ पे ले लिए, तो अभी सिर्फ दिन बचे हैं 40। ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 20 × 60 और 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 3x = ये आ जाएगा 2x + 40 दूनी 80, 3x - 2x, x की वैल्यू 80 आ गई। सवाल में यही पूछा था कि स्टार्टिंग में कितने लोग लगाए, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पे x पर्सन थे। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करते, जो रिमेनिंग वर्क है ना उनको इक्वल करते हैं ऐसे सवालों में, क्योंकि देखो x, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। x लोगों ने काम किया 60 दिन तक, आधा काम हुआ, अब बच्चा है आधा काम,
लोग बोल रहे हैं कि 40 और लगा दिए पहले x से, तो x प्लस 40 हो गए। टोटल 100 दिन में करना था, टाइम पे खत्म करना है, तो 40 ही दिन बचे, 60 दिन तो यहाँ पे कर दिया। x मतलब 80 सवाल का सही आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग में 80 लोगों को काम पे लगाया था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक साइकिल सवार है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर 14, 28 और 12 की चाल से चलता है। साइकिल सवार की एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब सारी साइड्स इक्वल है तो सेम डिस्टेंस चलेगा। तो आज ना इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। हालांकि मैंने ना एक मेथड होता है एलसीएम मेथड भी, तो शायद मैंने एक दो बार पहले बताया होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैं इस मेथड से भी बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, वैसे तो एक ही तरह के मेथड हैं दोनों, बस ये भी थोड़ा सही रहता है। पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लिया कि जो कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, उसकी साइड ए है और टोटल डिस्टेंस तो 3 चलेंगे ना, क्योंकि ए तो 3 चलेंगे। टोटल टाइम कितना, और यहाँ पे बोला है 14 से चला है। ए डिस्टेंस चलिए 14 से, प्लस उसके बाद ए डिस्टेंस चलिए 28 से, प्लस ए डिस्टेंस चलिए 12 से। इसको सॉल्व करना है। देखो ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर नीचे एलसीएम लोगे तो ऊपर से 3 ही बचेगा। 14, 28 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 14 और 28 का तो 28 आ जाएगा। लेकिन 28 और 12 का कितना आएगा, देखो 28 होता है 7 गुणा 4 और 12 होता है 4 गुणा 3, तो इनका एलसीएम में 4 तो आएगा और 7 और 3 का 21, यानी 21 चौके 84। 84 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 14 पंजे 70, 14 6 की 84, प्लस ए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कॉमन लोग ऊपर नीचे से कट जाएगा। 28 तिया 84 और 12 7 84, तो ये 84 तो ऊपर चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 84 गुणा 3, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 252। डिवाइड किससे करना है, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 से डिवाइड करना है। तो 16 एकम 16, फिर बचे यहाँ से कितना 9 बचे ना, फिर 92 हो जाएगा। 16 पंजे 80 और 16 6 की 96, 96 ज्यादा हो जाएगा, यानी आंसर 16 से क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। 16 से कम आएगा तो 16 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है, और 15 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 16 से थोड़ा सा कम है। तो कितना आएगा, वैसे अगर एग्जेक्ट करना चाहो तो कर लो, 16 पंजे 80, फिर कितने बचेंगे अपने पास 12, 120 हो जाएंगे, फिर 16 से 112 और फिर 8 बचे 80, 16 पंजे 80, तो 15.75 हो जाएगा। ठीक है, 15.75 ऑप्शन अपना डी है। दूसरा सवाल में क्या बोल रहा था, जैसे अपन टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, उस तरीके से भी ऐसे सवालों को किया जा सकता है ये, लेकिन तभी लगता है कॉन्सेप्ट जब सेम डिस्टेंस चल रहे हो। यहाँ पे 14 से, 28 से और 12 से, तो इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 84, तो ये आ जाएगा 14 पंजे 70, 14 6 की 84, 28 तिया 84 और 12 से 84। तो यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, चूंकि हर एक केस में सेम डिस्टेंस थी, तो ये जो 84 है ना, इसको बस जितनी डिस्टेंस इक्वल है ना, मतलब 3 पार्ट में बांट रहा है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड करते हैं नीचे। ये इनकी इफिशियंसी होते हैं एक तरीके से। तो 6 और 3 और 7 16 से, देखो सेम चीज आ गई ना। यहाँ पे ये था अपना 3 गुणा 84 ऊपर था, 16 नीचे था, तो ये आ जाएगा 15.75। तो ये जो करना थोड़ा सा आसान था, ठीक है, थोड़ा इजी भी था, तो मैं कहूंगा ये मेथड ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये कब लगता है, जब इक्वल डिस्टेंस होती है। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होंगी तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसका अंकित मूल्य 21,600 है। एक निश्चित डिस्काउंट देने के बाद इसको 19,872 में बेच दिया। बोल रहा है कि डिस्काउंट कितने का है वो हमें बताना है। 21,600 का कोई सामान था, आपने उसको बेच दिया 19,872 में। डिस्काउंट कितने का मिला, 10 - 2 8, एक कैरी बढ़ गई, 10 में से 8 गया 2, यहाँ एक कैरी बढ़ गई, 16 में से 9 गया 7, यहाँ एक कैरी बढ़ गई, 21 में से 20 गया 1। 1728 रुपये का ब्याज मिल रहा है आपको, ठीक है, सॉरी ब्याज नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 21,600 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 616 ना अपना क्या होता है, 6 का क्यूब है, तो 6 से ही काट लेते हैं। 6 कितने कट जाएगा, 6 के स्क्वायर टाइम यानी 36 टाइम। वैसे 12 से भी कट जाना चाहिए, शायद ये कट जाएगा ना 12 से। 12 एकम 12 और बचेंगे अपने पास कितने, 9, 81 हो जाएगा। नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार, एक तो ना रात का बहुत कितने बज रहे हैं अभी, 1 बज रहा है, तो कभी कभी ना थोड़ा नींद सी आने लग जाती है। इसको किससे काट रहा था मैं, 12 से, तो 12 एकम 12 और फिर बचेंगे 9, 96 हो जाएंगे, 12 × 96। 12 से इसको काटूंगा तो 12 एकम 12, फिर अपने पास बचेंगे 5, 52 हो जाएंगे, 12 चौके 48, 4 12 चौके 48 और 18 × 144,
8 आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिस अनुपात में है और बोल रहा है कि पेरीमीटर अगर 74 है तो हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। जो पहले तो जो साइड है ना उनका रेशियो को थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, 1/4, 1/5, 1/6। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 5 का 30, लेकिन 30 और 4 का आएगा अपना 60। 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 60/4 15, 60/5 12, 60/6 10। तो 15 12 10 हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो हो गया। सवाल में बोला है कि इनका जो पेरीमीटर है यानी सम है वो 74 है। 15 और 12 27 और 10 37। 37 यूनिट की वैल्यू सवाल में 74 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है एरिया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से ये 30 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 10 दूनी 20। तो अब ट्राइंगल अपने पास एक ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसकी साइड 30 24 20 है। इसका हमसे एरिया पूछा है और ऑप्शन भी काफी ज्यादा क्लोज है, वो भी पॉइंट्स में। ठीक है, देखो ये कोई स्पेशल टाइप का ट्राइंगल तो है नहीं। अब जब ये स्पेशल टाइप का ट्राइंगल नहीं है तो अपने पास एक ही है हेरोन फॉर्मूला। पहले तो हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। बोला था कि पेरीमीटर अगर 74 है तो सेमी पेरीमीटर 27 होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √S यानी 37 इंटू 37 माइनस 30 7, 37 माइनस के 24 कितना आ जाएगा 13 और 37 माइनस के 20 तो ये आ जाएगा अपना 17। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या आएगा अपना। कुछ बात बन रही है यहाँ पे, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है कहीं भी। तो देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। एक तो है 37 × 13, पहले मैं ये कर रहा हूँ 37 × 13, 13 6 के 78, 13 7 91, 9 हासिल, 13 3 39, 39 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 48, 481 आ गया। अब 37 और 13 कर चुका हूँ, अब 17 से करना है और 13 से करना है। पहले 17 से कर रहा हूँ, 17 एकम 17 1 हासिल और 17 सन्ते 119, 17 × 136 होते हैं, 136 और 1 137, 13 हासिल और 17 चौके 68, 68 और 13 68 और 3 71 10 81, 8177 हो गए। अब 8177 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से और करना है। तो 7 से इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7 7 49, 4 हासिल, 7 7 49 और 4 53, 5 हासिल, 7 एकम 7 और 5 12, 1 हासिल, 7 8 56 और 1 57। तो ये आ गया 57,239। अब देखो इतना बड़े का आपको ना रूट वूट निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्शन का आप हेल्प लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 200 से सारे ऊपर ऑप्शन है अपने। ठीक है, अब देखो मैं बात करूँ, देखो यहाँ तो आंसर लगा हुआ है लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता था ना, तो ये है 210 से थोड़ा ज्यादा है। अगर 210 मतलब 21, 21 का 4 से 41, इससे तो कहीं बड़ा है, ये नहीं हो सकता। अब इससे ही बड़ा आंसर है 214 से, तो 208 नहीं हो सकता। देखो ये 239 है, ठीक है, और ये 225 है। अगर मैं 230 का स्क्वायर देखूं तो 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी 529 वाली, यानी 52,000 समथिंग कुछ होता है 230 का ही, जबकि ये तो 225 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी देखो ये लगभग है 240 के आसपास, 24 का स्क्वायर होता है 576, उसके आसपास ये है। ठीक है, तो आपको ज्यादा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस हमें आंसर से मतलब है। तो 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट मत किया करो, कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे ऑप्शन इस तरीके से होते हैं ना 239.25, 239 होता तब थोड़ी आपको मेहनत लगती, पर जनरली ऐसे ऑप्शन बहुत कम फंसते हैं। अपना जो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि एस है वो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, जो मीडियन से बनता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और जिसकी साइड है 12 13 और 5 5 12 13 देख के मेरे को समझ आया कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है अपने पास, 13, एक साइड मेरे पास 5 है और एक साइड मेरे पास 12 है। जो 13 वैल्यू है वो पी और आर की है और क्यू आर की वैल्यू 5 है, यानी यहाँ पे मेरे को पी को ये लेना पड़ेगा, इसको पी लेना पड़ेगा, इसको आर। क्यू आर की वैल्यू 5 है और क्यू पी या पी क्यू की वैल्यू है अपने पास 12। ठीक है, क्यू तो क्यू पे 90 डिग्री बन गया। हमसे बोला है कि द लेंथ ऑफ क्यू एस की लेंथ बतानी है। देखो आपको पता है यहाँ पे हमसे बोला गया था कि एस है सेंट्रोइड, तो यहाँ से मान लो जब हम किसी मीडियन को मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट एस होगा और ये अपनी जो यहाँ पे जैसे कोई नया नाम दे दो, लेट से कि टी ले लिया, तो क्यू टी क्या है, क्यू टी अपनी एक मीडियन है राइट एंगल ट्राइंगल में। और आपको पता होना चाहिए जो क्यू टी है, जो मीडियन है, ये होती है हाइपोटेनस की आधी, यानी हाइपोटेनस है पी आर, तो पी आर का हाफ होता है क्यू टी की वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो QT है वो आएगा अपना 13/2। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको पता है मीडियन 2:1 में बांटती है इस लाइन को। सवाल में हमसे पूछा गया है कि QS बताना है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ये जो 13/2 है ये कितने की वैल्यू है? 3 रेशियो की वैल्यू है ना, क्योंकि 2:1 में बांटती है। 3 रेशियो की वैल्यू 13/2 है, 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 13/6। हमसे सवाल में पूछा है 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें 2 की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 से अपना ये 3 टाइम कट जाएगा, तो ये आएगा 13/3। 3 चौके 12, फिर बचेंगे 1, तो 1/3 मतलब 4.33 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी नहीं आएगा, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए सही। ठीक है, सही तो गया ना, 5 12 13 ये हो गया। ठीक है, इसकी आधी हो गई 13/2 3 6। बिल्कुल ऑप्शन ना ये वाला गलत आंसर है इसका, ऑप्शन सी आना चाहिए इसका, शायद गलत दे दिया इन्होंने आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि कार के मूल्य का 1/5% 2500 रुपये है तो कार का मूल्य बताना है। देखो कार का मूल्य का, ठीक है, 1/5%। मान लो कार का मूल्य क्या था 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इस 100 का 1/5, और वो भी क्या परसेंटेज, यानी 100 से डिवाइड। 1/5 कितना होता है? 0.2 मान लो, या यही मान लो कि 1/5 है, ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी वैल्यू 2500 रुपये है, ठीक है, या 2500 है, जो भी है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 पंजे 125, 125 00। हमें वैल्यू चाहिए 100 की, 2 0 यहाँ पे लगाए, 2 0 यहाँ पे, तो 125 के बाद 4 टाइम 0 आने चाहिए, यहीं पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो सवाल है 17, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय है, यहाँ पे मेल्स है, यहाँ पे फीमेल है। सवाल में पूछा क्या है वो देखते हैं। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताने इन द इंटायर डिपार्टमेंट टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताने सभी डिपार्टमेंट में मिला के। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये सारा डेटा कुछ काम का नहीं है इसमें, क्योंकि हमसे तो इनका सम पूछा है। 0 0 0 0, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 2 असील, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 8 19 19 5 24, 24 3 27, 27 और 6 33, 33 और 40। बस दिखने में डरावना था, बाकी बहुत हल्की चीज पूछ ली इन्होंने। देखो नेक्स्ट अपना जो सवाल है ना, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा सवाल है। इसका बार हटाओगे तो 52, और यहाँ पे किसी पे वो नहीं है तो 99 इंट, और डिवाइड है ये इससे, तो देखो ये होगा 57 माइनस के 5 52, और डिवाइड होगा 90 से, तो 90 ऊपर चले जाएगा। बार वगैरह हटाना आपको आना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, जो नंबर है ना उसमें से कुछ माइनस कर देते हैं अगर किसी पे बार नहीं है तो, और डिवाइड में जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगाते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11/2, ये 11/2 आ गया। ये तो ये वाली टर्म सॉल्व हो गई, हर को सॉल्व करना है। ये है 2 प्लस 0.90 या 90 पे बार है, तो ये हो जाएगा 90/99। 9 से जाएगा अपना 10 टाइम, 9 से जाएगा 11 टाइम, तो ये आ गया 2 + 10/11। 11 दूनी 22, 22 और 10 32, 32/11 आएगी पहली टर्म तो। ठीक है, ये जो मैं इसको कोई और कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे जो डिवाइड में चीजें चल रही है ना, ये आएगा 32/11। लेकिन पहले ऑफ है तो ऑफ पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऑफ में देखो कुछ कट तो रहा नहीं, तो 2 × 16, 16/11 आएगा। 32/11 में डिवाइड होगा 16/11 का, तो 11 अपना क्या चले जाएगा ऊपर, ये 11 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 16 है ना ये अपना यहाँ चले जाएगा ऊपर। सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। तो यहाँ से ये 52 से 52 चले गया, और 11 से ये अपना 9 टाइम चले गया, ठीक है, 9 टाइम चले गया ये, और 9 से अपना ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये अपना 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 16 से ये 2 टाइम। तो बचा क्या है 5/2, 5/2 होता है 2.5, 2.5 ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे शायद नंबर मिट गए हैं। बोल रहे कि पर्सन परचेज 120 कोट्स एंड सेल 50 कोट्स ए गेन ऑफ 16%। एक व्यक्ति है जो क्या करता है 120 कोट खरीदता है, और जिनमें से 50 कोट को वो 16% के लाभ पर बेच देता है, एंड रिमेनिंग एट गेन ऑफ 20%। ठीक है, कुछ को उसने 16% बेच दिया, कुछ को 20% पे। इफ ही हैड सोल्ड ऑल देम एट अ यूनिफॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑफ 12%, ही वुड गिव 1520 लेस। अगर सबको वो 12% के लॉस पे बेच देता, मतलब सॉरी ओवरऑल 12% के प्रॉफिट पे बेच देता, तो उसको पहले से लॉस होता, कितने का लॉस होता 1520 का। हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस, बतानी है ईच कोट की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी, ये सवाल में पूछा गया है। देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा कोट कितने का था, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, क्या मानेंगे, लेट
एक कोट है ना उसकी प्राइस क्या है, 1 रुपये ही है, क्योंकि ऐसे सवालों में पता नहीं होता। तो मान लो कि एक कोट की प्राइस 1 रुपये है और टोटल इसके पास 120 कोट है, यानी इसने 120 रुपये में खरीदे। बोल रहा है कि 120 कोट खरीदे इसने और 50 कोट है जो 16% के लाभ पर बेच दिए। देखो जो 50 कोट हैं वो इसने कितने में बेचे, हालांकि ऐसी वैल्यू भी मैं ले सकता था जो 16 से कट जाती, तो 50 में तो बेचेगा ही, क्योंकि 50 तो सीपी है, 16% का लाभ, और यानी 50 रुपये पर 16%, तो 16/100, 50 दूनी 100, 8 रुपये का लाभ आएगा। ठीक है, तो ये इस पे 8 रुपये का लाभ और आ जाएगा, यानी 58 में इसने सेल कर दिया है। एंड रिमेनिंग बचे हुए को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। बचे हुए कितने कोट हैं, 70 कोट है, जो कि 70 रुपये तो होता उनका एसपी। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं एसपी, ये भी एसपी निकाल रहे हैं। तो उनका जो एसपी है 70 तो होता, लेकिन इस 70 पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% होता है अपना 1/5, यानी 14 का, तो ये आ गया 84। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया, ये 8 और 4 12, ये टोटल एसपी आ जाएगा। ठीक है अपना, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 1 असील, 8 5 13 और 1 14, 142 रुपये। मतलब रुपये नहीं है, एक तरीके से हमने यूनिट माना था ना। तो खरीदा इसने 120 में। ठीक है, ये सीपी है क्योंकि हमने माना है कि एक का सीपी 1 है, तो खरीदा इसने 1 में और बेचा 142 में। अब सवाल में क्या बोल रहा है बाद में, ये यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ इस केस में प्रॉफिट इसको कितना है, 42, ये 142 है और ये 120 है, यानी 22 यूनिट का प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी सवाल हुआ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि अगर पूरे जो स्टॉक था या कोड थे उनको 12% के लाभ पे बेच देता, यानी 120 का 12%, इसका 12% कितना होएगा, 12 12 144। ठीक है, तो ये चलो लिख देता हूँ, 12% मतलब 12/100, 20 पंजे 100 और 20 6 के 120, और यह आ जाएगा 12 6 के 72, 72/5, तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 होते हैं और 2/5 0.40, यानी 14.4। यहाँ पे बोल रहा है कि ये 14.4 का बेच रहा है, यहाँ पे 22 यूनिट का बेच रहा है। सेकंड में जब बेचने से इसको लॉस हो रहा है 1520 का, तो यहाँ पे अगर मैं लॉस की बात करूँ तो कितने का हुआ है, पहले 22 यूनिट में बेच पाता था लेकिन अभी 14.4 में ही बेचा है, तो 0.6 जोड़ा तो मैंने 15 और 7 और, यानी अपना ये हो जाएगा 7.6 यूनिट। सवाल में बोला है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो 100 नहीं सॉरी 1520 है, इसका पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, 76 से काटा तो ये 2 टाइम कट जाएगा और डबल जीरो, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 200। ठीक है, सवाल में पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी थी, तो 200 मानी थी मैंने एक यूनिट की, तो 200 ही हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डीआई का सवाल है। यहाँ पे इस तरीके से डाटा गिवन है, जो ब्लू कलर वाला है अपीयर्ड का है और जो ऑरेंज है, जो भी ये कलर है ये क्वालिफाइड का है। सवाल में पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो अपीयर हुए हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में कॉलेज सी से। कॉलेज सी ये रहा, इसमें जो अपीयर्ड होने वाले, यानी ये ब्लू कलर का जो डाटा है ये 2500 है। पूछ रहा है कि ये कितना % है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन टोटल स्टूडेंट की संख्या जो अपीयर हुए हैं किसमें, एग्जाम हॉल फॉर ऑल टुगेदर, सब में जो हुए हैं। ठीक है, तो पूछा है कि 2500 है वो टोटल अपीयर हुए हैं, उसका कितना % है, ये हमसे पूछा गया। टोटल देखना पड़ेगा ना कितना है, 3500 तो यहाँ पे है और 4500 यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 और 3 8000, और 8000 के बाद 2500 यहाँ पे है, तो 10.5 के बाद 2 यहाँ पे है, यानी 12.5। ठीक है, और 12.5 और 3 यहाँ पे 15.5, यानी 15,500 का पूछ रहा है कि कितना % है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काट रहा हूँ, 5 5 25, 500, 5 से काटूंगा 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 500/31। तो कितना आएगा, ये ऑप्शंस देखता हूँ थोड़ा मैं पहले, 16 20 इस तरीके से ना, देखो 31 से कम 31, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, और 31 दूनी 620 होते हैं, 20 के आसपास भी नहीं आएगा, कम ही आंसर आएगा। 31 से कम 31, 19 हो गए, 190 हो गए। अब 31 का अगर मैं 8 गुणा करता हूँ तो आता है 248, ज़्यादा हो जाएगा, 7 भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ही जाएगा, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 3 18, 186 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 पॉइंट, फिर कुछ बचेगा, यानी आंसर 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा। उसके नियरेस्ट में ऑप्शन एक ही है, 17 होता तो भी मैं एक पल के लिए सोचता। ठीक है,
देखो कुछ तो थोड़े यूनिक टाइप के सवाल पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है। एसएससी वगैरह में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है ऐसे सवाल। यहाँ पे बोला है कि पी की वैल्यू ये है और इस समीकरण में एक्स वाई जेड सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान है। तो निम्न में से किसके कारण पी में सदैव कमी होगी। पी की जो एक इक्वेशन ऑफ फॉर्म दे रखी है वो है 2x/y + z, ठीक है। तो यहाँ पे ना पहली बात तो इस ऑप्शन को हमें, इस सवाल को बाई ऑप्शन बनाना है और तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सवाल में हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड सारे पॉजिटिव वैल्यू है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिसमें पी में सदैव कमी आएगी, यानी ये पी को डिक्रीज करना चाह रहे हैं हर केस में। पहली बात तो पी डिक्रीज कब होगा, मेरे को एक बात बताओ आप, जब एक्स तो कम हो या एक्स को घटाएं और वाई और जेड को बढ़ाएं। तो सिंपल सी बात है, ये पी छोट घटेगा, क्योंकि जब ऊपर चीज छोटी होगी और नीचे चीज बड़ी होगी तो वैल्यू और ज्यादा छोटी होती जाएगी। तो वाई और जेड को तो इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो ये डिक्रीज वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, खत्म। ये डिक्रीज वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, खत्म। वाई और जेड को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वाई को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, जेड को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, जेड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स के बारे में क्या बोला है, एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं। देखो एक्स को डिक्रीज करेंगे तभी तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी बनेगी। अगर एक्स को इंक्रीज किया तो वैल्यू बड़ी बनेगी, और जिसे डिवाइड करेंगे तो आंसर इससे ज्यादा बड़ा आएगा, जो आना चाहिए छोटा। यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो एक्स को तो कम करना पड़ेगा, वाई को आप सेम भी रख सकते हो, ठीक है। हाँ वैसे सेम ही रखना पड़ेगा एक चीज को, नहीं वैसे सेम एम का तो खैर कोई रूल नहीं है यहाँ पे, पर ऑप्शन ही अपने इस तरीके से है। तो वाई को आप सेम रख लो, जेड को इंक्रीज कर लो, तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। तो यही ऐसी कंडीशन है जिसमें पी में ऑलवेज ये कमी करेगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, इसको देख लेते हैं। देखो अभी ना बड़ी जोर की नींद आने लगी है, फटाफट ये 3-4 क्वेश्चन है इनको खत्म करते हैं, क्योंकि अभी रात के काफी ज्यादा टाइम हो गया है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक व्रत है, ठीक है, जिसमें 150 मीटर का हम एक सेक्टर काट रहे हैं। उस सेक्टर का एरिया गिवन है, रेडियस निकालनी है। एरिया है 256 सही 2/3, कितना आ जाएगा ये, 250 का 3 गुना 750, 6 का 3 गुना 18, 768 और 2 770, ये आएगा 770/3। ये एरिया हो गया इक्वल टू, देखो जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², और पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r² हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे पूरे सर्कल की बात नहीं हो रही, तो θ/360 यानी 150/360। 0 3 से काटेंगे तो ये अपना 5 टाइम कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 12 टाइम कट जाएगा। 2 से सिर्फ ये कट सकता है 6 टाइम, 2 से ये कट सकता है 11 टाइम, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये 11 गुणा 5, ऊपर तो 55 आ गया, ठीक है, और नीचे है 42। ये जो अपनी वैल्यू आई है कितनी आई है, 55/42, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये है 770/3 इक्वल टू 55/42 इंटू r², ठीक है। अब यहाँ से जैसे उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 11×5 = 55, 11×7 = 77, 5 से ये 14 टाइम कटेगा। r² की अगर मैं बात करूँ तो 3 से भी ये 14 टाइम कट जाएगा, तो 14 का स्क्वायर आएगा r²। r² अगर 14 का स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ जो रेडियस है सर्कल की वो 14 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। 23, 24, 25 3 सवाल रह रहे हैं, ठीक है। ये अपना है एज से रिलेटेड, कर लोगे क्या इसको। बोल रहा है 2 बहनों की वर्तमान आयु 2-3 के अनुपात में, 5 साल के बाद 5-7 में। ये तो सिंपल सा है, कौन सा मेथड लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, CPM मेथड आपको अप्लाई करना है इसमें। नेक्स्ट सवाल है 24, बोला कि रामू लक्ष्मण से 3 गुना ज्यादा तेज कार्य करता है और अकेले, यदि लक्ष्मण अकेला 16 दिन में करता है। देखो रामू और, या आर से लिख देता हूँ, रामू और लक्ष्मण, बोला रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज है। अगर लक्ष्मण की 1 है तो रामू की इफिशियंसी 3 है, ये आ गई इफिशियंसी का रेशो। सवाल में बोला है कि यदि लक्ष्मण अकेले काम को 16 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। लक्ष्मण अकेला 16 दिन में करता है, लक्ष्मण की इफिशियंसी 1 है, यानी टोटल काम हो गया 16। बोल रहा है कि तो रामू और लक्ष्मण एक साथ कितने दिन में कर देंगे, तो 16 काम करना है रामू और लक्ष्मण, यानी 3 और 1 4 की इफिशियंसी से कितने दिन लगेंगे, टोटल 4 दिनों में ये काम को निपटा देंगे। ऑप्शन अपना पहला ही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। बोल रहा है कि 3600 रुपये कोई प्रिंसिपल था, 4 साल में 4536 हो गया।
बोल रहे यदि जो ब्याज है उसकी दर को 5.5% बढ़ा दें तो 3600 रुपये की राशि है 4 साल में कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, तो जब यहाँ पे सिर्फ फर्क किससे आएगा, पहले मान लो रेट आर थी, अभी आर ना हो गया, आर प्लस 5.5% हो रही है, यही तो इंक्रीमेंट आएगा टोटल, यानी 4536 अपना 4 साल का ब्याज था, इसमें बड़ा और जाएगा। 5.5% ब्याज है और लेकिन 4 साल की बात हो रही, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी 22% क्या होगा अपना इंक्रीज हो जाएगा। तो ओरिजिनल था 3600, ठीक है, 3600 में कितना इंक्रीज हो जाएगा 22%। तो ये 2 जीरो तो कैंसिल, 22 6 के 132, 13 सेल, और 22 3 66, 66 और 3 69 और 10 79, 792, कितना रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले था अपना 4536, अभी 792 और बढ़ जाएगा, तो 6 और 2 8, 9 और 3 12, 1 असील, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 1 असील, 4 और 1 5, 53 28 है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये अपनी थी 27 तारीख की शिफ्ट 1 के पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अपना टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाए। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।